तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरबों का आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण की अगर बात करें तो सबसे पहले अरबों के आक्रमण पढ़ लेते, फिर उसी से जुड़ा हुआ दिल्ली सल्तनत बनेगा। कैसे अरब आक्रमण करेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत कैसे होगा, दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार कैसे होगा, दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कैसे होगा, गुलाम वंश का मतलब कैसे जो है स्थापित करेगा भारत में। तो इस तरह का हम पढ़ते चलेंगे, कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आक्रमण की बात करते हैं। तो अरबों की आक्रमण की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनने की संभावित क्या होता है, तो यही होता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो आपसे पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और भी सवाल क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में सिंध पर विजय कर लिया था। अब सिंध पर विजय प्राप्त किया तो इसकी जानकारी कहीं ना कहीं तो जानकारी इसका मिला होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम है वो जो आक्रमण किया 712 में, तो सिंध पर जो विजय प्राप्त किया कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो हाँ वही है। तो सिंध विजय की जानकारी जो है किससे मिलती है, तो चचनामा से मिलती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, चचनामा से मिलती है। अब चचनामा से मिलती है ये तो जान गए, लेकिन सिंध पर जिससे जीता विजय किया वो राजा या शासक का नाम तो होगा, कहाँ है। सिंध पर जो आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो था वो था दाहिर। कौन था, दाहिर। अब देखिए दाहिर है। अब सवाल और पूछता है कि अरब जो आक्रमणकारी हैं किस रास्ते भारत आए, ये सवाल हूबहू पूछता है। तो भारत कैसे आए थे, बोलेन दर्रे से आए थे। इस पर हम ज़्यादा जो है भाषण नहीं देंगे। अब चलिए, अब सवाल बनता है कि अरबवासी जो थे भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य कुछ तो होगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था धन लूटना, और धन लूटने के साथ साथ क्या था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने की, और मैं बता दूं मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूं, उसके बाद मेडिवल पढ़ाता हूं, तब एशियंट जाता हूं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जितने भी यूट्यूबर हैं वो एशियंट शुरू करते हैं, मेडिवल शुरू करते हैं और तब मॉडर्न जाते हैं। और मुझे लगता है मॉडर्न जाते जाते लोग उब जाते हैं और हिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा सवाल भी बन रहा है आजकल, हम देखते हैं मॉडर्न से, मेडिवल से, तब एशियंट से। तो इसलिए हमको मेडिवल मॉडर्न सबसे पहले देखना, तब मेडिवल, तब एशियंट देखना है। उसके बाद जितने भी धर्म आएंगे वो सारे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, अब चलिए इसमें अब आ जाते हैं महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी के अगर बारे में पढ़ते हैं तो महमूद गजनवी को बात करते हैं तो गजनवी साम्राज्य के जो है स्थापना किसने किया, तो महमूद गजनवी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया, ये सवाल बनता है। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना का जो है श्रेय जाता है एक तुर्की सरदार है जिसका नाम है अब्द अल्पतगिन। क्या नाम है, अल्पतगिन। अल्पतगिन नामक जो है तुर्क सरदार था जो कि गजनी साम्राज्य का स्थापना किया। अब देखिए अल्पतगिन का अगर देखा जाए तो अल्पतगिन को बोलता है सुबुतगिन। अल्पतगिन कौन था, तो गुलाम एवं दामाद, दोनों गुलाम भी हो जाते थे और दामाद भी बन जाते थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो सुबुतगिन, अल्पतगिन कौन था, तो गुलाम एवं दामाद, ये दोनों साथ में थे, ठीक है, नाम है साथ ही है। अब देखिए सुबुतगिन, अब अल्पतगिन की जगह पे आप सिर्फ सुबुतगिन पढ़ेंगे। सुबुतगिन गजनी की गद्दी पर क्या बैठा 977 ईस्वी में। आपसे और पूछेगा कि सुबुतगिन जो है का उत्तराधिकारी कौन बना, तो यही तो है, महमूद गजनवी बना था। कौन बना था, महमूद गजनवी बना था। अब सुबुतगिन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा खुरासान का। कहाँ का, खुरासान का था। और भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो ज्यादा जानकारी लेना पड़ेगा क्योंकि इससे सवाल बनता है। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा, तो अपने भाई, ठीक है, अपने भाई इस्माइल से। किससे, इस्माइल से, इस्माइल बोलते हैं, इस्माइल से इसे लड़ना पड़ा था। किसे, महमूद गजनवी को राजगद्दी पाने के लिए, ठीक है। आपसे और सवाल क्या पूछता है कि महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा, तो आप बता दीजिएगा 998 ईस्वी में बैठा, मतलब 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया। कौन बैठ गया, महमूद गजनवी गद्दी पे बैठ गया, अपने भाई को हरा दिया, बस इतना ध्यान रखिएगा।
महमूद गजनवी किस वंश का था? तो हम जानते हैं यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो महमूद गजनवी जो है किस वंश का था? यामनी वंश का। और ये सवाल आपसे पूछेगा क्योंकि यामनी वंश पे किताब भी लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किससे मान्यता प्राप्त की भाई? ये सवाल तो बनेगा ना। तो देखिए, महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हाल से किस पद जो है की मान्यता प्राप्त की? तो सुल्तान की मान्यता प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो आप जानते हैं, अगर राज्य के विरुद्ध बात करें तो उस समय हिंदू शाही होते थे और ब्राह्मण शाही होते थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था या ब्रह्म शाही के विरुद्ध किया था? तो हिंदू राज्य शाही बोलिए या ब्रह्म शाही के विरुद्ध किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो ज्यादातर हिंदू शाही से ज्यादा फेमस है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा कलकर किए थे। कलकर नाम है, कलकर ने किए थे हिंदू शाही राजवंश की स्थापित किए थे कलकर जी। आपसे पूछेगा हिंदू शाही जो राज्य होते थे उसकी राजधानी अगर पूछे तो उदय, भांडपुर और वहिंद बताइएगा। तो क्या बताइएगा? उदय भांडपुर बता दीजिएगा, जगह राजधानी है किसका? हिंदू शाही राज्य का। और वहिंद बताइएगा। तो वहिंद होगा या उदय भांडपुर होगा, दोनों एक ही है। तो हिंदू शाही राज्य की अगर राजधानी पूछे तो उदय भांडपुर या वहिंद बोलिएगा। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वहिंद शब्द का, ठीक है, क्योंकि ये राजधानी बनाया था कौन? हिंदू शाही के राजा बनाए थे। आपसे पूछेगा स्थापित कौन किया था हिंदू शाही को? तो याद रखिए कलकर जी, ठीक है, वहां का शासक कलकर था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो ये इतना बार सवाल पूछा है कि हमको याद हो गया कि 17 बार पूछा है। तो 17 बार जो है, 17 बार क्वेश्चन, मतलब 17 बार आक्रमण किया, 17 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण जो है कितना बार किया? तो 17 बार आक्रमण किया है। अब महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो आप अच्छे से जानते हैं 1000 ईस्वी में हुआ। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था प्रथम बार कब हुआ था? तो 1000 में हुआ था। अब सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे कि अगर बात किया जाए कि हिंदू शाही जो थे, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही के विरुद्ध किया था, ये देख रहे हैं आप, है ना। हिंदू शाही का राजवंश कौन था? कलकर। तो कलकर पे कौन किया आक्रमण? तो ये महमूद गजनवी किया, यही था ना। इसकी राजधानी अगर पूछे तो आप बताइएगा उदय भांडपुर या वहिंद। समझ रहे हैं? अब कितनी बार किया? 17 बार, जिसमें से महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण अगर कब था तो 1000। समझ गए? जोड़ते हुए चल जाइए, याद हो जाएगा, है ना। अब सवाल क्या पूछता है कि 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? तो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित कर दिया। पराजित मतलब हरा दिया, तो जयपाल को हरा दिया था। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि 1001 में ईस्वी में, याद रखिएगा, हिंदू शाही राजा जयपाल था उस समय, जो कि महमूद गजनवी पराजित कर दिया था। आक्रमण किया था तो पराजित किया, लड़ेगा तो हार गया था और जीत गया था महमूद गजनवी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे ये सवाल पूछेगा। उसके बाद पूछेगा जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आनंदपाल बैठा। अब आनंदपाल बैठा तो इससे भी लड़ाई होगा महमूद गजनवी का, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो पढ़ेंगे। तो जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आनंदपाल बैठा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आनंदपाल से एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था वहिंद का युद्ध। तो याद रखिएगा, वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया। तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि वहिंद का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी आनंदपाल के बीच लड़ा गया। अब देखिए, आपसे पूछेगा और सवाल क्या बनेगा, महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजिट किया? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने मुल्तान को विजिट किया मतलब जीता। तो कब किया? तो याद रखिएगा 1006 में किया था। तो 1006 ईस्वी में किया था। अब इसे आप जो कहिए, महमूद गजनवी ने मुल्तान पर शासन किया या मुल्तान पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया या विजिट कर लिया, तो एक ही हो गया। तो 1006 ईस्वी में किया था।
ठीक है, तो ये सवाल आपसे आएगा। एक आएगा कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य कर लिया था, तो याद रखिएगा 1018 में। आधिपत्य जमाया या आधिपत्य कर लिया एक ही होता है, बस सुनिएगा, याद हो जाना चाहिए, मेरा यही सिद्धांत है। तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर जो है आधिपत्य जमाया था, वो कब, तो 1018 ईस्वी में जमाया था। और मुल्तान पर कब, तो 1006 में। ठीक है, आपसे और क्या पूछेगा, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। आप देखिए, महमूद गजनवी इतना युद्ध बेचारे जीत रहा है, तो कुछ उपाधि लेगा। उपाधि का ट्रेंड था, तो उपाधि तो लेगा ही। तो उपाधि क्या लिया था, यामनी उल दौला और तथा यामनी उल मिलहाल की उपाधि धारण किया था। तो आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी ने जो है उपाधि धारण की थी, उसका दो नाम बताइए, कौन कौन उपाधि धारण किया था। तो यामनी उल दौला याद रखिएगा, यामनी उल मिलहाल जो है उपाधि धारण किया था। मिलहाल और दौला की उपाधि कौन धारण किया, महमूद गजनवी। ऐसे भी सवाल बनते हैं। आपसे और क्या सवाल बनेगा, तो सवाल आपसे और बनेगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था, तो 1025 में किया था। और ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल भी गए तो भी याद कर लीजिए। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो है आक्रमण जो है कब किया, तो 1025 में किया था। तो 1025 में आक्रमण जो है सोमनाथ पर कौन किया था, महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने 1025 में किस पर आक्रमण किया, सोमनाथ पर आक्रमण किया। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बना दीजिएगा ना। अब चलिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े, जो सोमनाथ की मूर्ति के जो टुकड़े थे, को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया। ये सवाल बहुत ही जो है दुखद मतलब दुख क्या हट करता है, लेकिन चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने से हमारा क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्तियों के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया, तो याद रखिएगा मक्का, मदीना और गजनी के जो है सीढ़ियों पर, मस्जिदों पर लगाया। तो आपसे याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्तियों के टुकड़े जो हुए थे उसके जो है मस्जिद के सीढ़ियों में लगाया था, तो मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिदों में लगाया था। चलेंगे, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो 1030 में मृत्यु हो गई थी। देखिए 1025 में क्या किया, 1025 में क्या किया, सोमनाथ पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1030 में क्या हुआ, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ये जरूर ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उत्बी था। कौन था, उत्बी जी थे। तो उत्बी जी जो थे, आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी के जो दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार का नाम बताइए, तो उत्बी जी का नाम बताइएगा। अब उत्बी जी हैं तो रचना तो कुछ किए होंगे, इतिहासकार हैं, तो किताब उल यामनी का जो है रचना किए, तो कौन किया, तो उत्बी जी किए। समझ गए। तो पूछता है कि किताब उल यामनी की रचना किसने की, तो उत्बी ने की, है कि नहीं। अब बात करते हैं, एक ही तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे, और भी इतिहासकार होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। शहनामा की जो है, शहनामा की रचना किसने की, तो फिरदौसी जी ने की थी। तो आपसे पूछेगा किताब उल यामनी की रचना कौन किया, उत्बी जी। और शहनामा का रचना कौन किया, फिरदौसी जी। ठीक है, आपसे और पूछेगा किताब उल हिंद की रचना किसने की, अल बरूनी ने। अल बरूनी ने किया था क्या, किताब उल हिंद की रचना की थी। याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। आपसे और सवाल पूछेगा, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो किताब उल हिंद को ही कहा जाता है। तो किताब उल हिंद लिखने वाले कौन है, अल बरूनी ने लिखा था। ये याद हो गया। तो किताब उल जो है हिंद को हम भारत का दर्पण कहते हैं, 11वीं सदी में कहा गया था। जो कि भारत का दर्पण अगर किसे कहा जाता है, तो किताब उल हिंद को, जिसके लेखक रचनाकार कौन है, अल बरूनी। क्लियर। अब देखिए सवाल और बनेगा कि अल बरूनी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनवी का। फिरदौसी जी जो थे क्या थे, महमूद गजनवी के काल जो है शासनकाल में थे, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ये सब जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। ऐसे सवाल बनता है। अल बरूनी का पूरा नाम था, आप बता सकते हैं। तो देखिए
अबू लिखिएगा रेहान, अबू रेहान मोहम्मद था। तो अबू रेहान मोहम्मद जो है किसका पूरा नाम था? अल-बरूनी का पूरा नाम था। अल-बरूनी जो है किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी का। अब अल-बरूनी से क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा ना। आपसे और सवाल देखते हैं। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो गजनी में स्थापित किया। अब सोचिए, महमूद गजनवी ने जो लूटपाट करता है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अब समझिए कि महमूद गजनवी जो है अपने जो गजनी जो जगह था जहाँ था वहाँ क्या किया था? विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ये सवाल बनता है। तो पूछेगा महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय अपना स्थापित किया? तो गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। देखिए यहाँ पे सवाल बनेगा कि सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का जो है कत्ल किया था? तो 50,000 लगभग हिंदुओं को कत्ल कर दिया था, मार दिया था महमूद गजनवी। सोचिए, सोमनाथ आक्रमण किया था तब। और सोमनाथ आक्रमण जब कब हुआ था? कब? 1025 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूछता है, ये पूछेगा कौन अपने को बुत शिकन शिकन बोलते हैं। ठीक है, बुत शिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ा था, मूर्ति को लूटा तोड़ा, उसे टुकड़ा मतलब मिटा दिया है ना, तो उसे तोड़ दिया। अब अभी पढ़े थे कि सोमनाथ का मंदिर का जो जितनी भी मूर्तियां हैं उसके टुकड़े जाके सीढ़ियों पर लगा दिया था, है ना, मक्का मदीना गजनी में। तो आप पढ़े थे। तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन अपने को बुत शिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी कहता था। तो महमूद गजनवी ही मेन था, तो अपने आप को कहता था कि हम मूर्ति भंजक हैं, हमको मूर्ति तोड़ना है, और हिंदुओं को कत्ल भी किया था 50,000, है ना। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाट के विरुद्ध था। तो पूछेगा महमूद गजनवी का जो है भारत में अंतिम आक्रमण अगर आपसे पूछे तो आपसे तो बता दीजिएगा जाट का। दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा अगर आपसे पूछे तो फारसी। MBBA क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पूछेगा दिल्ली सल्तनत की अगर भाषा पूछेगा आपसे तो आप बता दीजिएगा फारसी भाषा बोली जाती थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दरबारी भाषा फारसी है। हिंदू शाही राजा का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल ने कर लिया था। तो जयपाल क्या था कि तुर्कों के बार बार जो है पराजित हो रहा था, और इसके कारण हिंदू शाही का राजा कौन है? जयपाल। ये अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो है महमूद गजनी किया था। तो ये सवाल पूछता है कि मुद्रा जो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे तो महमूद गजनी ने किया था। अब देखिए, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनी पढ़ लिए, मोहम्मद गजनवी पढ़ लिए, मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी जो आएगा ये एक तरह से सत्ता को जो है कब्जा करने आएगा इंडिया में, एक तरह से ये शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से आक्रमण करेगा ये मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी जो था सिर्फ लूट मार करने के लिए आया था, अपने गजनी को विस्तार करने के लिए लूट के सामान ले जाता था और गजनी में विस्तार करता था। तो ये काम महमूद गजनवी का था। अब लेकिन जो मोहम्मद गौरी आया है इसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कैसे कब्जा करेगा, इसके जो आगे कैसे बढ़ेगा दिल्ली सल्तनत, ये किया था मोहम्मद गौरी का काम था। ये जब भी आक्रमण करता था वहाँ शासन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेता था। तो यही आज पढ़ेंगे। तो आज अब पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी पढ़ लिए, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो चलिए जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी भारत के तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने की। अब देखिए, गजनी अलग है, ठीक है, अब गौरी अलग है। तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। आपसे और पूछेगा भारत में तुर्क राज्य की स्थापना अगर पूछे, भारत में, ये जरूर ध्यान रखिए, नोटिस कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बोल दिया सब गलत। भारत में तुर्की की स्थापना की अगर बात करें तो कौन किया था? मोहम्मद गौरी। तुर्की सरदार तो किया था लेकिन गजनी का स्थापना अपना किया था, है ना, पढ़े थे ना ऊपर अल्पतगिन के बारे में, है ना, गजनवी के बारे में। तो वो आक्रमण तो किया नहीं मोहम्मद गजनवी, सिर्फ आक्रमण किया और चल गया, शासन तो किया नहीं, है ना, शासन तो किया नहीं, आक्रमण किया। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना कर दिया क्योंकि ये शासन करना चाहता था। तो ये मोहम्मद गौरी ने किया था।
स्थापना का श्रेय जाता है। भारत में तुर्क का विस्तार अगर पूछ दे तो आप याद रखिए मोहम्मद गौरी। समझ रहे मेरी बात को? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो शिहाबुद्दीन उर्फ नामे है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम हो जाता है, शब्द का खेल है। तो इसका कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए शिहाबुद्दीन, ठीक है, उर्फ एक और नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, पूरा नाम है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम जो है पराजय किससे हुआ, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुजरात के चालुक्य शासक मूल्यराज द्वितीय से हो गया था। तो भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय जो है किससे हुआ, तो गुजरात के चालुक्य शासक था मूल्यराज द्वितीय से हुआ था, मूल्यराज द्वितीय से। आपसे पूछेगा मूल्यराज, जिसका नाम भीम द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है, ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया, तो 1178 ईस्वी में किया था। चलिए देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया, ये सवाल पूछता है। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो है आक्रमण जो किया था मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 में किया था। अब अभी जस्ट आप पढ़े हैं 1178 पे कहाँ किया था, जो है किस पे किया था, आप जानते हैं, आक्रमण किया था, जो कि चालुक्य शासक कौन हराया था 1178 में, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, बता सकते हैं, मूल्यराज भीमला द्वितीय बोला जाता है ना, वो हरा दिया था। तो चलिए पढ़ते। तो तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ या किन के बीच हुआ था, तो आप बताइएगा मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय बताइएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध अगर पूछे तो 1191 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। आपसे पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध में किसका विजय हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विजय हुआ था प्रथम में। द्वितीय तुरंत हो गया था 1 साल बाद। तो तराइन का थानेश्वर, तराइन कहिए या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कहिए, कब हुआ, तो 1192 में हुआ था। तो 1192 1192 में हुआ था, जिसमें देखा जाए तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई वो तराइन की द्वितीय युद्ध में हो गया। और यही कारण था क्योंकि जो है पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वो हार गए थे मोहम्मद गौरी से। तो ये सवाल आपसे पूछता है। आपसे पूछेगा मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया, तो बख्तियार खिलजी का नाम आता है। तो आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, दास मतलब गुलाम था, जो कि बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया, तो वो था बख्तियार खिलजी। ये सवाल आपसे पूछता है ना। आपसे और सवाल पूछेगा मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हो गई, तो 1206 में मृत्यु हो गई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे सवाल जो मोहम्मद गौरी से बनने की संभावित है वो तो मैंने बता दिया। अब चलिए और भी सवाल क्या क्या बन सकता है जो कि मैं बता देता हूँ। तो किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध के देखकर, द्वितीय युद्ध में क्या है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अच्छी भूमिका निभाई थी। और उसके जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भूमिका निभाई, इसके कारण क्या हुआ कि भारत का वो सूबेदार बना दिया, कौन, ये मोहम्मद गौरी बना दिया और नियुक्त कर दिया उसे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। यही सवाल पूछता है। आपसे और सवाल पूछेगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, मोहम्मद गौरी ही माना जाता है। और तुर्क का स्थापना भी भारत में मोहम्मद गौरी का ही श्रेय जाता है, ठीक है। एक तुर्क आया था गजनी, जो कि आया, आक्रमण किया, चल दिया अपना लूट मूट के, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो याद रखिएगा संसवनी वंश का था। तो संसवनी वंश का कौन था, मोहम्मद गौरी, जो कि संसवनी वंश के नाम से जाना जाता है। यह सवाल पूछता है। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल्य में जो था, क्या था, तो तवार हिंदा या भटिंडा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है विवाद के मूल में था, क्या, भटिंडा और तवार हिंदा। मतलब कहने का मतलब तवार हिंदा भटिंडा के लिए ये जो है विवाद हो रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, मूल जो है कारण यही था, इस पे जो है वो चाहता था और ये नहीं देना चाहते थे, ऐसे समझ जाइए, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य जो है 1194 में जो है ईस्वी में हुआ युद्ध जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे सवाल कैसे बनेगा? चंद्रवरदाई का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। चंद्रवरदाई का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। ऐसे सवाल बनेगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखरे के बीच था। तो आपसे पूछेगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो बताइएगा पंजाब के खोखरे के बीच हुआ था। आपसे और सवाल पूछेगा भारत में मोहम्मद गौरी, ठीक है, ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। पूछेगा मोहम्मद गौरी ने पेशवार कब जीता? तो याद रखिएगा 1179 ईस्वी में जीता था। तो मोहम्मद गौरी ने पेशवार कब जीता? तो 1179 में जीत गया था। आपसे पूछेगा मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया? तो इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में किया था, इंद्रप्रस्थ में किया था। आपसे पूछेगा किस मुसलमान शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? तो आप याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने बनाई। तो मुस्लिम शासक जो है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने बनाई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए गुलाम वंश का शुरुआत करते हैं, जिसमें गुलाम वंश का संस्थापक माना ही जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये आप जानते हैं। गुलाम वंश का स्थापना अगर पूछे कब किया गया तो 1206 में, और 1206 में किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। ये आप जानते हैं। अब बात करता है कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो दिल्ली का गवर्नर था, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते थे। ये आप अच्छे से जानते हैं। आगे सवाल बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? तो गोरी के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने जो है महमूद ने इसे क्या कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त कर दिया था। अब राजा के रूप में जानने लगे थे। गोरी के सुल्तान ने ये किया। गयासुद्दीन, जो गोरी का सुल्तान जिसका नाम है गयासुद्दीन महमूद, वो क्या किया? बोला कि जाइए कुतुबुद्दीन ऐबक जी, आप दास मुक्त हो गए, आप दास अब नहीं, अब राजा रहिए। समझ गए? आपसे और सवाल पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये बहुत बार सवाल पूछता है। तो आपसे ये पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप जानते हैं, बहुत बार सुने हैं, उसका विख्यात मस्जिद जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कौन बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जाता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो है किससे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी की अगर बात करें तो आप जानते हैं अल्दोज की बेटी से हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी अगर आपसे पूछे किससे हुआ था? अल्दोज की बेटी से हुआ था। ये जरूर ध्यान रखेंगे। और सवाल क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अगर पूछे कहाँ हुआ? तो लाहौर में किस खेल खेलते हुए मरा? मतलब कौन सा खेल खेलते हुए मरा? तो चौगाना खेलते हुए हुआ था इसकी मृत्यु, जो कि चौगाना को पोलो बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई। लाहौर में हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई? तो चौगाना खेलते हुए हो गया। चौगाना खेल रहा था, चौगाना को पोलो भी बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आज से पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जानेंगे? तो दानी के नाम से, मतलब दानी मतलब लाख वक्ष के नाम से जाना जाता है। ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद हो गया होगा। नहीं तो सुन लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख वक्ष के नाम से। लाख वक्ष उसे कहते हैं जो दानी होता है। आपसे और सवाल पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है जून 1206 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ, और लाहौर में ही इसकी मृत्यु भी हुई चौगान खेलते हुए। ये भी जान लीजिए। आपसे और पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया था? तो इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश कौन था? दास था, गुलाम था। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब सवाल पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिल गई? तो 1208 में मिला था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1208 में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता मिल गया था। आपसे और सवाल पूछेगा किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन और नक्कारा भेंट किया? तो गयासुद्दीन ने किया था। अब इसमें सवाल बनता है कि राजा तो बन गया, ठीक है, राजा बना दिया गया, दास मुक्त कर दिया गया, तो लेकिन कुछ तो और होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब फ्री छोड़ देगा, है ना। तो था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के जो है, गोरी मतलब जगह, जो गोरी जहाँ का सुल्तान था गयासुद्दीन, है ना, तो गोरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत के पद पर काज करता था? तो कौन सा हैसियत पे जो है भारत का सुल्तान बना हुआ था? सल्तनत जो भारतीय सल्तनत पे जो ये राजा बना हुआ था, सुल्तान बना हुआ था, किस हैसियत से?
कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो गौरी के अगर पूछे तो बताइएगा मालिक के रूप में काम कर रहा था भारत में। ठीक है, भारत में सत्ता जो कर रहा था वो मालिक के रूप में, और सिपाही या सिपाही सालार के रूप में कहिए। तो सालार अलग होते हैं। सालार का मतलब होता है कि देख रेख करने का मतलब हुआ क्या, मतलब हम इस राज्य का देख रेख करेंगे, इसका टैक्स जितना जमा होगा उसे हम आपको वहाँ गौरी में भेज देंगे, ये कहने का मतलब होता है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी जाती है, तो दानशीलता एवं उदारता के कारण दिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है किस कारण, तो दानशीलता एवं उदारता के कारण दिया जाता है। ये सवाल आपसे पूछता है। देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया तुर्की ने। अब पोलो को क्या कहा जाता था, पोलो को क्या कहा जाता था, चौगाना कहा जाता था। चौगान कहिए या पोल खेल बताइए, वो शुरू करने का काम तुर्की का था, जो कि इससे जो है पोलो खेलते हुए मृत्यु भी किसकी हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये तो क्वेश्चन आप पढ़े थे। देखिए अब सवाल बनता है कि हसन निजामी एवं फरव ए मुदवीर। ठीक है, तो देखिए हसन निजामी एवं फरव ए मुदाविर को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। तो हसन निजामी एवं फरव ए मुदवीर को किसका संरक्षण प्राप्त था, कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। आपसे पूछेगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति से बनाया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है नाम से बनाया था। तो आपसे पूछेगा कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनाया था, किसकी याद में कहिए बनाया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया था कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है क्या अर्थ है, तो चंद्रमुखी था, याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है, चंद्रमुखी है। आपसे पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। देखिए मोहम्मद गौरी का तो बख्तियार खिलजी था ही, और इसका भी सेनापति बना था बख्तियार खिलजी ही, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति के रूप में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इतना बार आप पढ़े होंगे कि आपको याद होगा। तो आपसे अगर पूछ भी दे तो भूलिएगा मत, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में ही दफनाया गया। तो सोचिए इसकी मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में। मतलब शुरुआत शासन कहाँ से करता था, लाहौर से। मृत्यु कहाँ हुई, तो याद रखिए लाहौर में। दफनाया कहाँ गया, लाहौर में। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी। तो सल्तनत काल की राजकीय अगर भाषा पूछे तो फारसी ये बताइएगा। फारसी आपका दिल्ली सल्तनत का था ही, तो फारसी ही होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था, तो आराम शाह था। देखिए आराम शाह नाम तो किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम था। अब सवाल पूछता है कि आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा, तो 8 महीने तक तो रहा, क्योंकि इसका अच्छा लक्षण नहीं था कि राजा बनेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा, तो 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या किसने की, तो देखिए यही गुलाम जो है, गुलाम कहिए या दामाद कहिए, इल्तुतमिश ने ही कर दिया था आराम शाह की हत्या। अब राजा तो यही बनेगा ना, गद्दी पर तो यही बैठेगा ना। तो इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा, तो 1211 में जो है गद्दी पर बैठ गया। 1211 में गद्दी पर बैठ गया। समझ गए, तो इससे दिक्कत नहीं। आपसे अब पूछेगा कि कुतुबुद्दीन का शासनकाल कब था, तो 1206 से 1210 तक था। ठीक है, 1210 तक था। तो 1210 तक तो था ही, लेकिन उसके बाद बीच में आया आराम शाह, कुतुबुद्दीन का पुत्र, जो कि इसकी 1210 में ही 1210 के में ही ख़त्म कर दिया। 8 महीना तो 1 साल भी नहीं हुआ है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1211 में ये इल्तुतमिश बन गया था। क्लियर। तो इल्तुतमिश का अगर डेट आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, 1210 से माना जाता है। ठीक है, 1210 से 1236 माना जाता है। लेकिन आपको पूछेगा कि गद्दी पर कब बैठा, तो 1211 ईस्वी में। ठीक है, तो आप अच्छे से जानिए ना कि आराम शाह की मृत्यु कर देगा, मार देगा, तो शासन कौन करेगा, इल्तुतमिश करेगा। तो 1210 ही से करेगा ना। लेकिन 2 महीना को नहीं गिनता है, 2 महीना या 3 महीना को नहीं गिना, एक ही चोरी 1211 में। और गद्दी पे बैठने में टाइम लगेगा ना भाई, किसी को हत्या किया है, अब किसी राजा के बेटा को हत्या किया, खेल है, तो शासन करने में टाइम लगेगा ना। तो उसी को कब्जा करना है। तो 1211 में गद्दी पर बैठा था। अगर पूछेगा शासनकाल तो 1210 से 1236 बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछेगा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, तो गुलाम एवं दामाद ही था। जैसे मोहम्मद गौरी का
कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या था, गुलाम एवं दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसमें देखिए इल्तुतमिश का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश बताइएगा, क्योंकि जैसे मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था आप अच्छे से जानते हैं, तो उसी तरह इसका भी पूरा नाम आप जान लीजिए, तो शम्स-उद-दीन मुल्तिन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जान गए तो इल्तुतमिश का भी पूरा नाम जान गए, है ना। आपसे आप पूछेगा कि सुल्तान बनने से पहले की बात होगी, तो सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार माना जाता है। ये सवाल पूछता है, जैसे कुतुबुद्दीन क्या था कि कुतुबुद्दीन कहाँ का गवर्नर था, दिल्ली का ही गवर्नर था, ये पूछा था। उसी तरह इल्तुतमिश पूछेगा कि कहाँ का भाई, कहाँ का सूबेदार था, तो आप बताइएगा बदायूं का। ठीक है, राजा बनने से पहले की बात हो रही है। अब आपसे पूछेगा कि गुलाम चालीसा का गठन जो है किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ये भी क्वेश्चन है, पूछता है गुलाम चालीसा का गठन, मतलब 40 गुलाम की बात करता है। ठीक है, तो गुलाम चालीसा का गठन अगर बात करें तो हम इल्तुतमिश को जानते हैं, इल्तुतमिश ने किया था। अब पूछेगा कब जो है इल्तुतमिश ने अल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था, तो अल्दौज जो था क्या हुआ था, अल्दौज को तराइन के मैदान पर पराजित किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश। कब किया था, तो 1215 में किया था। ये समझ गए। तो आपसे सवाल डायरेक्ट कैसे पूछता है कि कब इल्तुतमिश ने अल्दौज को तराइन के मैदान पर पराजित किया, तो 1215 ईस्वी में किया। तो देखिए इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा जो है 1200 जो है बताएगा 29 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ, तो आप बताइएगा बगदाद के खलीफा से प्राप्त हो गया था और 1229 में हुआ था, सुल्तान का दर्जा मिला था। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक राजा बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का भी इसे बोला जाता है वास्तविक राजा। समझ गए, आगे चलिएगा। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की, तो नासिर अमीर उल मोमिनीन। इस सब चीज को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। तो अगर पूछे कि इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की, तो नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। आपसे और सवाल पूछेगा, सर्वप्रथम अरबी सिक्का जो है किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलाया। तो आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम जो शुद्ध अरबी जो सिक्के होते हैं वो कौन चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने का श्रेय हमारा किसका है, इल्तुतमिश का है। आपसे पूछेगा और भी, कौन शासक जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। लाहौर में तो कुतुबुद्दीन ऐबक कर ही रहा था, लेकिन लाहौर को छोड़ दिल्ली पहुंच गया, स्थानांतरित कर दिया, राजधानी बना दिया, तो वो बनाया कौन, इल्तुतमिश ने बनाया। सवाल ऐसे भी बनता है कि कौन गुलाम वंश का ऐसा शासक था जिसे वास्तविक राजा कहा जाता है, वास्तविक सुल्तान कहते हैं, तो इल्तुतमिश को। दिल्ली का जो है राजधानी बनाने वाला कौन है, तो इल्तुतमिश है। लाहौर से दिल्ली लाया कौन राजधानी को, तो इल्तुतमिश। समझ गए, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा ना, बताइएगा जरूर। अब इस चीज को देखिए, अब इस चीज को पढ़ने में तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना ये शब्द, है ना, लेकिन हम इसे आसानी करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत ही जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने बनवाया था। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था, तो चंगेज खां था। तो मध्य एशिया के मंगोलों का अगर नेता पूछे किसे, चंगेज खां। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम मतलब वास्तविक नाम क्या था, तो तेमुचिन। क्या नाम था, तेमुचिन जी था। तो तेमुचिन किसका नाम है, चंगेज खां का मूल नाम है। आपसे पूछेगा चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1221 में किया था। अब 1221 में जो है आक्रमण जो किया था वो चंगेज खां था जो कि भारत पर किया था। आप तो ये पढ़ लिए कि किस में भाई आक्रमण किया था, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि कौन ऐसा जो शासक था, गुलाम वंश का शासक का नाम बताइए जो कि दिल्ली पर शासन कर रहा था और गुलाम वंश का शासक था और उस समय चंगेज खान आक्रमण किया था। तो कौन शासक बना हुआ था, कौन सुल्तान बना हुआ था, तो आप अच्छे से जानते हैं इल्तुतमिश बना हुआ था, ये जरूर पूछता है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान आक्रमण किया था, कब किया था, 1221 ईस्वी में किया था। ये सवाल आपसे पूछेगा। अब पूछेगा कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप
कहता था तो चंगेज खां कहता था। तो ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था चंगेज खां को, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? तो इल्तुतमिश ने ही बचाया था। आपको बचाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। आज सवाल पूछता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो पुत्री रजिया को घोषित कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या घोषित कर दिया था? उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी? 1236 में, आप जानते हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो आप जानते हैं कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई उसके बाद आता है रुकुनुद्दीन फिरोजी, उसके बाद रजिया सुल्तान आएगी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए 1236 में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? रुकुनुद्दीन फिरोज को बनाया था। रुकनुद्दीन नाम ही है इसका, फिरोज ने बनवाया था, इसे बना दिया था शासक। कौन बनाया था? अमीरों ने बनाए थे इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, ठीक है, अमीर जो वहाँ के रहते थे वो। लेकिन इल्तुतमिश किसको बनाया था? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बोला था, ठीक है, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए नहीं था। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? तो लाल वस्त्र पहन के मांगी। तो रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? लाल वस्त्र पहन के मांगी। ये सवाल पूछता है, बीबीए क्वेश्चन है, बीपीएससी में तो ज़्यादा पूछा है। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? तो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था। और रजिया ने किसको अमीर ए खा? तो याकूत को किया। किसे किया? याकूत को कर दिया, ठीक है। तो रजिया ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया था? तो याकूत को जो है नियुक्त कर दिया था। आपसे और सवाल पूछा है, रजिया ने किसे तवर हिंद मतलब भटिंडा का अख्तार नियुक्त किया था? तो अल तुनिया को किया था। ये सवाल पूछता है। तो रजिया ने किसे तवार हिंद भटिंडा का अख्तार नियुक्त किया? तो अल्तुनिया को नियुक्त किया था। आपसे और सवाल पूछता है कि रजिया ने किससे विवाह किया? तो अल्तुनी से ही विवाह कर लिया था, जिसे अख्तार नियुक्त किया था। अख्तादार ऐसे बोलते हैं, ठीक है। भटिंडा का जो सरदार नियुक्त किया था उससे, ठीक है, उससे ही कर लिया था, अल्तुनिया से शादी कर लिया था। आपसे पूछता है किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी? तो बारहम शाह ने हत्या करवा दी थी। तो रजिया को हत्या हो गया था, हिंदू डाकू ने हत्या कर दिया था, तो बारहम शाह ने हत्या करवा दिया था डाकू से, रजिया सुल्तान का, है ना। तो अब सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन है? तो रजिया सुल्तान है, और शासिका के रूप में हम जानते हैं, है ना। आपसे और क्या पूछेगा कि रजिया को जो है अपदस्थ कहने कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो याद रखिएगा मुइजुद्दीन बारहम शाह। अब सवाल है कि सुल्तान का अधिकार जो है कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया? तो नयाब नामक किया गया, जिसे नयाब ए मालिकाता बोला जाता है, ठीक है। तो प्रथम नयाब किसे नियुक्त किया गया? तो एतगीन को किया गया। बारहम शाह की हत्या किसने की? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने हत्या कर दी थी। अब सोचिए, बारहम शाह ने अपने जो है इसे रजिया सुल्तान को मार दिया। अब बारहम शाह को कौन मार दिया? तो बारहम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदार ने मार दिया। अब बारहम शाह का उत्तराधिकारी कौन बन गया? अलाउद्दीन मसूद शाह बन गया। ऐसे ही छोटा छोटा बनते जाएगा। तो बारहम शाह की तो हत्या हो गई 1242 में, मतलब 1242 में। अब अलाउद्दीन जो मसूद शाह है, ये इसका अगर डेट पूछे तो आप जान लीजिए, उसके बाद बता दीजिए 1242 से लेके आगे बढ़ा दीजिए। तो 1242 से ये जो पता है, 1242 से अगर आपसे पूछे तो 1246 इसको कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा? 1246, मतलब ये भी आपको 42 से 46 4 साल रहेगा ये भी, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो बारहम शाह की हत्या कौन करवाए? दिल्ली के तुर्की सरदार किया। अब बारहम शाह का उत्तराधिकारी कौन बन गया? अलाउद्दीन मसूद शाह बन गया। आपसे पूछेगा मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को बनाया। अब सोचिए, बलबन जाके बाद में कब्जा करेगा कि नहीं? तो मसूद शाह ने अपना अमीरो हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को। बलबन का वास्तविक नाम अगर पूछे तो याद रखिएगा बहाउद्दीन नाम था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। तो बलबन का वास्तविक नाम पूछे तो बहाउद्दीन बताइएगा, ठीक है। कब बलबन ने मसूद शाह
के स्थान पर नासिर उद्दीन महमूद की सुल्तान बना, तो याद रखिए 1246 में बन गया। तो आप समझ गए 1246 में बन गया। तो नासिर उद्दीन महमूद जो है क्या हुआ कि ये बन गया था किसके शासनकाल में, मसूद शाह के जो है मरने के बाद कहिए या मरवाने के बाद कहिए, उसके बाद बन गया था नासिर उद्दीन महमूद बन गया था, जो कि 1246 से लेके कितना समय तक रहा था, 1266 तक रहा था। कब तक? 1266 तक रहा था। तो ये आप समझ गए। तो कौन रहा था? नासिरुद्दीन महमूद रहा था। अब आपसे पूछेगा कि नासिरुद्दीन ने राजा की समस्त शक्ति किससे सौंप दी? तो बलबन को सौंप दी। सोचिए पागल ऐसा आदमी था कि नासिरुद्दीन जो कि सब समस्त शक्ति किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। नासिरुद्दीन ने राजा की समस्त शक्ति बलबन को दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उल्ग खां की उपाधि प्रदान की। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? तो सुल्तान नासिरुद्दीन से करवा दिया था। तेज था बलबन याद रखिएगा। बलबन ने किससे जो है समझौता कर पंजाब की शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हलाकू से जो है स्थापित की। तो बलबन ने किससे समझौता जो है कर पंजाब में शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हलाकू से की। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? तो खुद बलबन बन गया था, जो कि 1265 में बना था ये ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो याद रखिएगा इलवारी जाति का था। पूछता है कि बलबन जो है किस जाति का था? तो इलवारी जाति का था। आपसे पूछे बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जमालुद्दीन वशरी ने लाया था। तो ख्वाजा जमालुद्दीन जो है वशरी ने क्या किया था? वशरी ने खरीद के लाया था। याद रखिएगा उस समय खरीदा जाता था। ठीक है। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर शिकार के पद पर था। तो रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर शिकार के रूप में था जब रजिया शासन करते थे। सोचिए बलबन कब से था, मतलब सबसे एजेड आदमी है। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने ही समाप्त कर दिया। अब चालीसा कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। इल्तुतमिश चालीसा दल को समाप्त करने का श्रेय कौन जाता है? तो बलबन को जाता है, जो कि इल्तुतमिश लाया था, है ना। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आपसे सवाल पूछेगा कि मेवाड़ों के विद्रोह का दमन जो है किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो गयासुद्दीन बलबन जो था, याद रखिएगा गयासुद्दीन जो बलबन था वो बलबन के नाम से जाने जाते थे, जो कि बलबन पढ़े तो उसी का नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जो है जो मेवाड़ों का विद्रोह हो रहा था उसका दमन किया था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे पूछता है कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। ये सवाल आपसे पूछता है कि अमीर खुसरो अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा बलबन के दरबार में थे। तो बलबन का दरबार में रहते थे कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन। आपसे पूछता है बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सा नीति अपनाया? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। तो लौह एवं रक्त की नीति इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि भूलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया? तो बलबन ने अपनाया था। याद रखिएगा किसके लिए? तो अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए। किस सुल्तान ने जिल्लल ए इलाही उपाधि धारण किया? तो किस सुल्तान ने जिल्लल ए उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने किया था। ये सवाल आपसे पूछेगा क्या जिल्लल ए जो इलाही का उपाधि धारण करने का श्रेय किसको हो जाता है? कौन? तो बलबन ने किया था। और पूछेगा बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो निष्पक्ष थी, निष्पक्ष था। याद रखिए निष्पक्ष है एकदम। ठीक है। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1200 बताया था ना मैंने 86 में हुआ था। तो सोचिए बलबन की मृत्यु तो 1286 में हुआ था, लेकिन बलबन का शासनकाल पूछता है आपसे तो क्या बताइएगा? तो बलबन का शासन मैंने बताया था कितना बता सकते हैं? तो बलबन का 81 तक ही था। ठीक है, 81 तक ही था, लेकिन मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुआ था 86 में, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये कंफ्यूज मत करिएगा। तो पूछेगा आपसे कि बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1286 में, लेकिन शासन कब से कब तक किया था? तो आप जानते हैं 1281 तक ही शासन किया था। ये जरूर ध्यान रखेंगे। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आप जानते हैं कैकुवाद हुआ। कैकुवाद होता है, तो कैकुवाद हुआ था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
कैक्यूबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है। कैक्यूबाद की मृत्यु कैसे हुई? तो जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। तो सोचिए, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया था, जो कि सेनापति था। कैक्यूबाद का मृत्यु भी हो गया था। अब देखिए, इसमें डेट का जो है, उससे पहले एक चीज जान लीजिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन जो है कैयूमर्स था। और कैयूमर्स कौन है? कैक्यूबाद का ही, कैक्यूबाद एवं शमीउद्दीन कैयूमर्स दो भाई थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो कि अंतिम इसे माना जाता है, कैक्यूबाद की हत्या के बाद ये बना था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी है वो इसे भी मारकर शासन करेगा। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। तबकात ए नाशिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनहाज उल सिराज जी हैं। तो आपसे ये पूछेगा, मिनहाज उल सिराज जी जो हैं तबकात ए नाशिर के पुस्तक के लेखक हैं, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब पूछेगा, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। 40 गुलामों का जो है कौन चलाया था? इल्तुतमिश चलाया था। ऐसे सवाल पूछेगा भी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ये भी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। ठीक है, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का जो है मुख्य द्वार है। किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। आपसे पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया? तो इल्तुतमिश ने समझाया था। ये जरूर सवाल पूछता है। किसने तुर्कन ए चिल्हल गानी या चलीसा जो 40 दल बोलते हैं का गठन कौन किया? इल्तुतमिश। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको शब्द को समझना होगा कि 40 दल की बात हो या चलीसा की बात हो तो इल्तुतमिश का नाम आएगा। चिहल गानी अगर बोले तुर्कान ए चिहल गानी तो इल्तुतमिश का नाम आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। यही कर देखिए, इसमें सवाल पूछेगा, किसके राज दरबार में सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, एवं पाबोश का मतलब पाव को चूमना का जो परिपाटी चलाया था, मतलब नियम जो चलाया था, वो बलबन ने चलाया था। ये सवाल पूछता है हूबहू, क्योंकि लौह रक्त का नीति भी बलबन चलाया था। बलबन का पूरा नाम अगर पूछे तो गयासुद्दीन बलबन बताइएगा। अगर फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को जो है शुरुआत कौन किया था? प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने ही शुरू किया। तो पूछता है ये भी, नवरोज उत्सव जो है किसने चालू किया? बलबन ने। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो बलबन ने कहा था। तो याद रखिएगा, बलबन ने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ये बोलने वाला हमारा जाता है बलबन। देखिए, खिलजी वंश का अगर संस्थापक की बात करेंगे तो सबसे पहले होगा कि खिलजी वंश का संस्थापक जो है कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसका अगर डेट पूछे कि खिलजी वंश कब से कब तक रहा था तो 1290 से 1320 माना जाता है इसे। और गुलाम वंश का आप जानबे करते हैं 1206 से 1290 तक माना जाता है, ये जानते हैं आप। जो कि सबसे अंतिम कैक्यूबाद माना जाता है, नहीं तो शमसूद क्यूमर्स माना जाता है। ये दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो। खिलजी वंश की स्थापना जो है, स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। खिलजी क्रांति कहिए, खिलजी आंदोलन कहिए, जो कर सकते हैं आप। आपसे पूछेगा खिलजी किस वर्ग के थे? तो आप जानते हैं सर्वहारा वर्ग के थे। तो सर्वहारा वर्ग के कौन थे? खिलजी वंश थे, याद रखिएगा। किसने कैलीगढ़ी जिसे किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है कैलगढ़ी में क्या है? कैलगढ़ी को एक और नाम से जानते हैं किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया, याद रखिएगा। और राज्याभिषेक जो किया और अपना राजधानी भी बनाया था कैलीगढ़ी को। तो कौन बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी बनाया था। देखिए, दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहा जाता है।
आपसे और सवाल पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ही था। तो आपसे पूछेगा हिंदू जनता के प्रति उदार प्रवृत्ति रखने वाला कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी ही था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी थी? तो 1296 में कर दिया था। तो जलालुद्दीन का तो डेट खत्म हो गया, 1290 से 1296 तक ही शासन रहा, ये आप जान गए। अब 1296 से कौन आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, प्रतापी जो कहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अगर पूछे तो अली गुरशापा ऐसे बोलते हैं, गुरशाप, ठीक है, गुरशाप, अली गुरशाप बोलते हैं ऐसे, ठीक है, गुरशप्पा बोलते थे ऐसे, गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया? तो 1296 में किया, क्योंकि 1296 में किसको मरवा दिया था? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को। आपसे याद रखिएगा, किसने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी। ये सवाल पूछता है, MBBA क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, याद रखिएगा, सिकंदर शानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने का श्रेय जाता है, आप याद रखेंगे किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का अगर डेट याद रखिएगा तो 1296 से वो आ गया था सत्ता में, लेकिन कब से कब तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी? ये सवाल पूछेगा तो 1296 से याद रखिएगा, 1296 से 1316 तक रहा था, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो तारीख लिखने का जो है श्रेय जाता है, कि सिक्कों पर जो तारीख लिखा जाता है उसका श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटे छोटे आएंगे, सिवाउद्दीन उमर आएंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आएगा, तो ये सब जो है छोटे छोटे आएंगे। नासिर खुर्रम शाह जो है अंतिम होगा, बस याद रखिएगा खिलजी वंश का, तो जो कि हम पढ़ेंगे। तो देखिए, किसने मद्य निषेध या जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। तो देखिए, मद्य निषेध मतलब शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने का जो है रोक लगाने का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। आपसे पूछता है, नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर, जो नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने में खरीदा था? तो 1000 दीनार में खरीदा था। तो नुसरत खान ने क्या हुआ, हिंदू एक हिजड़े जो है मलिक काफूर जो है को कितने में खरीदा था? तो ये खरीदा था 1000 दीनार में। किसे 1000 दीनार नाम से जाना जाता है? तो मलिक काफूर को ही 1000 दीनार से जाना जाता है, क्योंकि 1000 दीनार में खरीदा था। किसने 1297 में ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नयाब बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया था। तो मलिक ए नयाब का जो है बताइए कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया था मलिक काफूर को, मलिक ए नवाब, ठीक है, 1297 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। तो आपसे पूछेगा अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक अगर पूछे कौन था, तो राणा रतन सिंह था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा। क्या लिखा? खिजराबाद रखा। तो मेवाड़ को जीत लिया था। कौन जीता था? अलाउद्दीन खिलजी जीता था, ये तो आप जानते हैं। उसका नाम क्या रख दिया? अलाउद्दीन जो है मेवाड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया, ठीक है। ये सवाल पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। तो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण कर रहा था उस समय देवगिरी का शासक अगर पूछे तो रामचंद्र देव है, ये जरूर ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा अमीर खुसरो किसका दरबारी जो है कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ये पूछता है अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी कवि थे भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था, बाजार जो कंट्रोल करने के लिए या बाजार नियंत्रण कहिए, प्रथा लागू कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही लागू किया था। इससे सवाल निश्चित बनता है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अस्थाई सेना घोषित किया था। प्रथम सुल्तान था ये अस्थाई सेना लाने वाला दिल्ली का, याद रखेंगे। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था जमात खां मस्जिद। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल
का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो आपसे पूछेगा राज संबंधों की बात करें जिसे उलेमा के दखल का विरोध करने का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पर या हुलिया मतलब सैनिक के पहचान का प्रचलन शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मतलब हुलिया कहने का मतलब चेहरा, एक मार्क्स दिया गया सैनिक को, ठीक है, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय दिया गया था। घोड़े पर दाग दिया गया कि ये मेरा घोड़ा है, इस तरह का, तो वो किया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो ने ही देखा था। तो अमीर खुसरो ने क्या किया था? 7 सुल्तान का देखा था, याद रखिए शासन, जिसमें लास्ट में अमीर खुसरो जो है आपका इसका भी है क्या, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी का भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7 शासन को देखा, 7 सुल्तान को देखा शासन करते हुए। इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा को। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रयास किया था, याद रखिएगा। दिल्ली का जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, वो दक्षिण भारत को पराजित करने का श्रेय जाता है, प्रयास किया था कि हरा देंगे, तो नहीं हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जाता है। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। कृषियों के लिए, सैनिकों के लिए ये बहुत ही अच्छा था, ये कहिए। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है, ठीक है। तो याद रखेंगे संगीत जो है केवल मनुष्य को ही नहीं पशुओं को भी प्रभावित करता है, अमीर खुसरो का कहना है। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही मवेशियों पर भी कर लगाया था, ये ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए अदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी और तेल, ये सब पे भी जो है टैक्स लगाता था। और इसी को क्या कहते थे? जिसमें वस्त्र है, शक्कर है, जड़ी बूटी, तेल जो बाजार चलाते थे, वो उसी को क्या होता था? सराय अदल कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिण राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? तो देवगिरी को मिला दिया था। तो देखिए प्रयास तो किया था, जिसमें एक राज्य को मिला लिया, तो वो था देवगिरी को मिला लिया था खिलजी साम्राज्य में। सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थानीय सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की थी स्थानीय सेना, ये ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन? चौधरी होते थे। ये सवाल पूछता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अगर अधिकारी पूछेगा तो चौधरी बोलेंगे। किसे तूतीय हिंद भारत का तोता कहते हैं? तो वो अमीर खुसरो को मिला था उपाधि, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा एक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक का आरंभ जो है कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था, ये सवाल भी पूछा है। सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मंगोल आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये पूछता है। मंगोल आक्रमण पूछता है कि शुरुआत में इल्तुतमिश के समय जो चंगेज खान था वो मंगोली आक्रमण था, उस समय वो भारत से किसको लौटाया था? शांत किया था। तो चंगेज खान को, मंगोली आक्रमण को वो रोका था। लेकिन ये आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की हो गई। तो पूछता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जो है किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी, मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा था। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी या गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, जो खड़ी हिंदी बोलते हैं या आधुनिक हिंदी गद्य बोलते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली को। किसे? कव्वाली को माना जाता है। आपसे पूछेगा किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। ये सब सवाल पूछा हुआ है। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी, ये भी आप पढ़े हुए हैं। अब चलिए
अब चलिए, अब सवाल और क्या बनता है, तो अब सवाल पूछता है कि किस सुल्तान के काल में खालीशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। पता है क्या कि मतलब क्या होता, खालीशा भूमि का जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ये सवाल वो पूछेगा। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे, तो शहना ए मंडी कहा जाता था। शहना ए मंडी कहा जाता था, जो बाजार के अधीक्षक होते थे। मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना, तो शहाबुद्दीन उमर बना था मलिक काफूर के बाद। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना, तो मुबारक खिलजी ने नहीं माना था। तो खलीफा के आदेश को नहीं मानने का श्रेय जाता है मुबारक खिलजी को। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। तो देखिए, वाणिज्य मंत्रालय को ही दीवान ए रियासत बोलते हैं या मंत्रालय बोलते हैं। तो याद रखिए, नया मंत्रालय जिसका वाणिज्य मंत्रालय बोलते हैं, जिसे हम दीवान ए रियासत बोलते हैं, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे, तो अमीर खुसरो हैं। तो तुगलकनामा भी लिखे हैं कौन, अमीर खुसरो लिखे हैं। ये पूछेगा मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो अल इमाम की उपाधि धारण की, उल इमाम की उपाधि धारण किया, खिलाफत उल लह की उपाधि धारण किया। ठीक है, और सवाल क्या पूछता है, कौन कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, तो मुबारक खिलजी आ जाता था। मतलब स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था मुबारक खिलजी। और ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, मतलब खिलजी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो कि स्त्रियों का वस्त्र पहन के आता था, तो मुबारक खिलजी आता था। ठीक है, मुबारक खिलजी की हत्या जो है किसने की थी, तो कौन था, खुसरव शाह था। कौन था, खुसरव शाह। खुसरव शाह जो है क्या किया, ऐसे लक्षण देखे उसको हत्या करवा दिया था। खुसरव शाह की हत्या कौन करवाया हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक। तो खुसरव शाह क्या हुआ, अंतिम हो गया किसका, खिलजी वंश का शासक हो गया, है ना। तो खुसरव शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, तो पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था ये। अब सवाल पूछता है मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री जो है भारत कब आया था, तो 1288 में आया था। जो कि 1288 में आया था, तो मतलब ये कब आया था बता सकते हैं, किसके शासनकाल में आया था 1288 में, बताइए। तो हम अच्छे से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के समय ही, गुलाम वंश के समय ही आया था, है ना। तो मार्को पालो नामक का इटालियन यात्री भारत कब आया, 1288 में आया था। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्रदान किया, तो प्रताप रुद्र देव ने किया था। तो आपसे ये पूछेगा कि किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्रदान किया, प्रताप रुद्र देव किए थे, याद रखिएगा। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून राजमहल, ठीक है, महल हो गया, राजमहल होगा यहाँ पे, का निर्माण का श्रेय किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का श्रेय जाता है कि क्या क्या, हजार सतून राजमहल, और राजमहल बोलते हैं इसे, और सीरी का किला, ये सब जो है बनाने का जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कहाँ, तो दिल्ली में। क्लियर। तो कुतुबुद्दीन का संस्थापक अगर पूछे आपसे तो क्या बताइएगा, गयासुद्दीन तुगलक बताइएगा। तो तुगलक वंश का अगर संस्थापक पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक बताइएगा। तुगलक वंश का जो है स्थापना कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1320 को। तो 8 दिसंबर डेट हमें नहीं लगता पूछता है, लेकिन याद कर लीजिएगा 8 दिसंबर 1320 पक्का पूछेगा, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम अगर पूछे तो गाजी मलिक बोला जाता है या गाजी तुगलक बोलते हैं। तो दो नाम था इसका। तो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या गाजी तुगलक है। जिसका अगर पूछे संस्थापक जो है कौन है, गाजी मलिक ही था, किसका, तुगलक वंश का, जिसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम याद रखिएगा, गाजी मलिक और गाजी तुगलक। क्लियर, भूलिएगा नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, तो 29 बार जो है विफल किया था। देखिए, आक्रमण शुरू हो गया था किसके समय में, आप जानते हैं आक्रमण, बहुत बार आक्रमण हुआ था हमारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और उसके बाद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय तो हुआ था ही। और गयासुद्दीन जो है कितने बार मंगोल पर जो है आक्रमण जब हुआ था विफल किया था, तो 29 बार किया था। तो ये सत्ता से पहले से ही जोड़ा गया है इसको, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अपनी सत्ता के समय किया था, उस समय ही जब उसके साथ मिला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय ही, तभी पूछ रहा है, ठीक है। तभी बता रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार आक्रमण जो है मंगोल आक्रमण को विफल किया था, तो 29 बार, ये याद रखेंगे। दिल्ली के निकट
तुगलकाबाद के किले का निर्माण जो है किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुआं तथा नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है हमारा गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये पूछता है आपसे कि बताइए कुआं और नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय जो है दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक का जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक का। और कुएं और नहर क्यों निर्माण करवाया था? सिंचाई के लिए। तो पहली बार सिंचाई के लिए कुआं और नहर बनवाया कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल में कि जो तुगलक जो हैं सल्तनत कालीन के जो सुल्तान बने थे उसके विभाग बताएगा, तो ये हम पढ़ लेंगे। चलिए अभी पढ़ लेते हैं ना। दीवाने ए मुक्त खराज जिसे वित्त विभाग बोलते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। दीवाने अमीर कोही जो जिसे कृषि विभाग कहते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। आपसे पूछेगा दीवाने हारीज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा चलाया गया था। दीवाने बंदगाना ये चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दीवाने खैरात ये भी चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दीवाने इस्तिहाक ये चलवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। समझ गए? तो ये चीज़ सिर्फ लास्ट में भी पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, वो हम तरीका देख लिए हैं और लास्ट में बताएंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो लकड़ी के महल पर धाराशाही होने से हो गया। तो लकड़ी का महल था, वह अचानक टूट गया, गिर गया, उसी में दब के मर गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ऐसे हो गई थी। आपसे पूछता है कि अफगानपुर में लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां ने करवाया था। अब यही जाता है कि जूना खां बनवाया था जानबूझ के, उसकी मृत्यु के लिए बनवाया था, ऐसे श्रेय भी जाते हैं। अफवाह का कोई ठीक नहीं है, लेकिन गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां ने बनवाया था लकड़ी का महल। लकड़ी का याद रखिएगा, लकड़ी का निर्माण किया था अफगानापुर में और उसी में इसकी मृत्यु भी हुई थी गयासुद्दीन किसका? तुगलक का। ठीक है, आपसे पूछा है गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां जो कि किसका? गयासुद्दीन का पुत्र था, जो कि यही बनवाया था लकड़ी का अफगानपुर का। देखिए मोहम्मद बिन का वास्तविक नाम तो आप जान गए, जूना खां। आपसे पूछेगा शासक जो बनने से उपलक्ष्य में क्या हुआ? शासक जब बन रहा था उसके उपलक्ष्य में किसने अपना नाम जो है अबुल मजाहिद रखा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, यही किया था। ठीक है, आपसे और सवाल क्या बनता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान योग्य कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सवाल भी पूछता है आपसे। आपसे ये भी पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन थे। तो मौलाना गयासुद्दीन क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक माने जाते हैं, टीचर माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया? तो नयाब जो है वारवक एक पद होता है, उसका जो है पद पर नियुक्त किया था फिरोज तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया? तो 23 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांत? 23 प्रांत। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग जो है स्थापना किया? तो अमीर ए कोही का जो है इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया? तो देवगिरी ले गया था। सोचिए, दिल्ली से ले गया फिर देवगिरी, कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद रख दिया। तो ये पूछता है कि दौलताबाद जो नाम रखा गया है किसने रखा है? तो आप पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद का पहला नाम क्या था? तो देवगिरी नाम था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया था? 1335 में। ठीक है, सोचिए, दिल्ली से देवगिरी ले गया, देवगिरी में तो दौलताबाद ले गया और दौलताबाद से फिर रिटर्न कर लिया 1335 में, जो है दिल्ली राजधानी बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ही करवाया था। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था? तो तृतीय योजना के तहत शुरू किया था। तो आपसे ये पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक एक सिक्के की शुरुआत की थी, प्रचलन शुरू किया था, तृतीय योजना के तहत शुरू किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और ये भी क्वेश्चन है, पूछता है। जैसे अल्बुर्नी आया था उस समय गुलाम वंश में, उसी तरह ये इल्तुतमिश भी आया था, इब्न बतूता भी आया था आपका किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आप समझ गए। यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था, याद रखिए मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक
जो है कि इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? इब्न बतूता को प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त किया था इब्न बतूता को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसने जो है सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने किया था। तो इब्न बतूता ने क्या किया है कि क्या किया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था इब्न बतूता ने। सल्तनत काल की बात बता रहा है कि उस समय डाक का जो विस्तृत वर्णन था वो किया है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी जो है फिरोज शाह तुगलक कब बना? तो 1351 में बना था। तो 1351 मतलब 1351 में क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी बना है मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपसे पूछेगा फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो चचेरा भाई था, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये इसको बना दिया था 1351 में। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक का ही नाम आता है, जो कि 1360 में किया था। ठीक है, 1360 ईस्वी में क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में पुरी में, उसको ध्वस्त करने का श्रेय जाता है। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया था 1361 में। 60 में किया था पुरी को, है ना, पुरी को ध्वस्त कर दिया था, पुरी का जगन्नाथ मंदिर को 61 में कर दिया था नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आपको पूछेगा 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया था। ठीक है, 24 कष्टदायक करों को अगर पूछे समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था। वह कौन सा था? खराज, खुमस, जजिया और जकाता। ये 4 प्रकार का कर लेता था, जिसमें जजिया कर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितने नहर बनवाए थे? तो 50 नहर। और कुआं नहर का निर्माण कौन करवाया था? ये बताइएगा। कौन जो है शासक था बताइएगा, उसका नाम बताइएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं, तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो 50 नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का जो है निर्माण करने का सिंचाई के लिए कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? तो लगभग 1200 बाग लगवाए थे। याद रखिए, 1200 बाग लगवाने का श्रेय जाता है। फिरोजाबाद, हिसारा, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर का किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोजाबाद, हिसारा, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये जो हैं, देखिए 3 को तो फर्स्ट है, फिरोज शाह, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह ने, और फिरोजपुर जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और जौनपुर और हिसारा का भी स्थापना अगर पूछा जाए, नगर को बसाया कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सी नगर पसंद आया? तो फिरोजाबाद जो है सबसे ज़्यादा इसको पसंद आया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को। मेरठ, टोपरा, ठीक है, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो पूछेगा, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाने का जो है लाकर जो है कि दिल्ली में कौन स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात की स्थापना की। तो विधवा हो या स्त्री हो, विधवा हो, लड़कियों के लिए दीवाने खैरात की शुरुआत किया। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की दीवाने बंदगाना शुरू किया था। किसके लिए? तो दासों के देखभाल के लिए। समझ गए? आपसे और सवाल चलिए पूछेगा क्या? ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा, क्योंकि हमको ये ख़त्म करना है क्या? दिल्ली सल्तनत एक ही बार ख़त्म करना है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दिया। ये सवाल पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे ये पूछेगा, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में दिया गया। पूछेगा, सिक्कों पर खलीफा ए नयाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ये ज़रूर याद रखिएगा। पूछेगा, फतवा ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1378 में हो गया था, 1388 में हो गया था, ये ध्यान रखिएगा।
और 1388 में क्या हुआ, 8 में ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो है सल्तनत का अगला शासक कौन बना, तुगलक शाह बना था। और तुगलक शाह बनने के बाद आगे चलेंगे क्या बना, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो नासिरुद्दीन महमूद बना था, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीनी महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग जो है आक्रमण किए थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो 1398 में शासन किया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आक्रमण किया था। अगर पूछे तुगलक वंश का कौन सा शासक जो है अपनी बुद्धिमता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। सोचिए, बुद्धि के लिए तो जाना जाता था और पागलपन के लिए भी जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा लेफ्टिनेंट घोषित किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने घोषित किया था। सोचिए, बुद्धिमता और पागल के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, और लेफ्टिनेंट जो घोषित किया वो कौन किया, फिरोज शाह तुगलक। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर जो है बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की, तो मोहम्मद बिन तुगलक पे टिप्पणी की थी। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक पे टिप्पणी किया था कौन, बदायूनी ने, कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसे टिप्पणी किया था उसके मरने पर मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, तो ठट्ठा में। कहाँ, ठट्ठा में हो गया था। कहाँ हो गया था, ठट्ठा में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है निपुण था किसमें, सुलेखेन में जो है निपुण था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया का जो है कर सर्वप्रथम किसने लगवाया, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर पर लगाया। किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो तुगलक वंश का हुआ था चरमोत्कर्ष। ठीक है, आपसे पूछेगा किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है, तो जानपुर को जाना जाता है। अब अगर पूछे अबू बकर का संबंध जो है किस शासक वंश से था, तो तुगलक वंश से था। ठीक है, बाहरी आवाज को आते रहेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ चलिए, ये तो आप पढ़े थे। अबू बकर का संबंध जो है किसके जो है शासक वंश में था, तो तुगलक वंश में था। ठीक है, आपसे और पूछेगा कि कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया, तो अल बरूनी जो है भारत आया था, याद रखिएगा, महमूद के अनुरोध पर। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार अल शफा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है स्थापित दार अल शफा जो है क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक कि कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ, तो सैनिक का पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, याद रखिए, सैनिक का पद को वंशानुगत बनाने का जाता है फिरोज शाह तुगलक को, ये आप जानते हैं, ये नीति अपनाया था। ठीक है, सर्वाधिक घातक सिद्ध हो गया था, वंशानुगत होने के कारण घातक सिद्ध हो गया कि नहीं। आध विक नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो वस्त्र निर्माणशाला स्थापित करने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है कि विरोधा का मिश्रण है ये, इतिहासकार कहें, दिल्ली के इतिहासकार कहें। ठीक है, तुगलक दिल्ली के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसको कहा गया है, याद रखिएगा, इतिहासकार लोग कहे विरोधों का मिश्रण। ठीक है, मरने के बाद बदायूंदीन ने कहा था है ना कि जनता को आज़ादी मिल गई एक तरह से, आप पढ़े थे ही ऊपर। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो 1320 से 1398 देता है, 1320 से 1398 देता है, याद रखिएगा। किसने रस्म ए मियान व तारीख ए एतदाल
ठीक है, नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाया गया तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया। ठीक है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही तो बोला था मैंने, गयासुद्दीन तुगलक क्या था? नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कुआं का भी निर्माण करवाने का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, अब 50 को बनाया था कौन बता सकते हैं? अभी जस्ट पढ़े थे आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में, है ना। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी क्या? धर्मांता और असहिष्णुता, ये दो थी, ये जरूर पूछता है। खुम्मश मतलब युद्ध में लूटा गया धन में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिक को दिया? तो याद रखिए 80% अपने सैनिक को दे दिया था। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसका संबंध अच्छा नहीं था? तो निजामुद्दीन औलिया का जो है संबंध अच्छा नहीं था। ये सूफी संत से संबंधित प्रश्न है जो कि सूफी संत में हम पढ़ाएंगे। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने का प्रथा किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। आपसे और पूछेगा मध्यकालीन इतिहास का प्रथम जो है कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। आपसे और पूछेगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति जो है हिंदू माँ से हुआ? फिरोज शाह तुगलक को है, याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जो है स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इब्न बतूता ने बताया था कि एक ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला ने अपने पति के साथ जो है चिता पे स्वतः जला ली थी। ये दृश्य भयानक चित्रण किया गया है, ये इब्न बतूता किया था। अब देखिए अंतिम कहिए सैयद एवं लोदी वंश। एक ही साथ सैयद का उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन सैयद के बाद लोदी वंश और लोदी वंश अंतिम वंश होगा क्योंकि फिर उसके बाद मुगल चालू हो जाता है। लेकिन उसी बीच में मुगल के बीच में जो भी राजा आते हैं बीच बीच में वो भी हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जैसे बीच में विजय सम्राट से सवाल पूछता है तो वो तो पढ़ना जरूरी है, तो बता देंगे। तो मिडिवल को खत्म करने के बाद 2 दिन में मिडिवल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एशियंट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और उसी तरह इकोनॉमिक्स का चल रहा है एक पार्ट, तो वो भी खत्म हो ही जाएगा लगभग। सैयद एवं लोदी वंश, तो सैयद वंश के संस्थापक अगर कौन थे? तो खिज्र खां था। सैयद वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1414 में हुआ था। ठीक है, 1414 ईस्वी बोलिएगा, 1414 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। तो रैयत ए आला की उपाधि धारण करने का जो है श्रेय किसे जाता है? खिज्र खां को जाता है। खिज्र खां जो है किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का सेनापति था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुबारक शाह हुआ, ये जरूर ध्यान रखेंगे। मुबारक नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखिए मुबारक शाह ने ही किया था मुबारक नगर की स्थापना। देखिएगा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मुबारक शाह को राज्य श्रेय किससे प्राप्त था? तो यहाँ क्या है? या बिन अहमद सर हिंदी के से क्या है प्राप्त था। ठीक है, अगर पूछे तारीख है मुबारक शाही की जो है रचना किसने की? तो या है, नाम ही ऐसा या बिन अहमद सर हिंदी ने जो है इसकी रचना की थी, तारीख मुबारक शाही। ठीक है, आपसे पूछे मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद शाह था। देखिए मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम अगर पूछे तो मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा? तो खां ने खाना का उपाधि दिया, अपना पुत्र जो है एक तरह से माना। ठीक है, तो खां ने खाना की उपाधि दिया था मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को, जो बहलोल लोदी आगे जाके बनेगा लोदी वंश का। पूछेगा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह है। आपसे और पूछेगा दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, और बहलोल लोदी ही बनेगा लोदी वंश का संस्थापक, जो कि 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठा? तो गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली पर बैठा था। ये सवाल पूछा है। बहलोल लोदी, वह लोल यहाँ पे होना चाहिए था, गलत हो गया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली के नाम से पुकारता
था। आपसे पूछेगा बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया, तो बहलोल लोदी सिक्का चलाया गया। आपसे पूछेगा बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो सिकंदर शाह लोदी हो गया। ये भी सवाल पूछता है। और पूछता है सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम क्या है सर, तो निजाम खां है। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। आपसे ये पूछेगा किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिलाया था, तो वो जौनपुर के हुसैन शाह साकरी को हराकर, सारकी ऐसे बोलते हैं, सारकी को हराकर, तो हुसैन शाह सारकी को हराकर जो है याद रखिए जौनपुर के हुसैन शाह सारकी को हराया था, पराजित किया था। और सिकंदर लोदी ने ही उसी समय बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया था। आपसे पूछेगा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही हुआ था। जो आगरा हम लोग घूमते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली, तो 1504 ईस्वी में डाला था। आगरा में जो महल बने वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आगरा का स्थापना कौन किया था, सिकंदर लोदी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर लोदी ने आगरा को नींव कब धरी थी, 1504 ईस्वी में। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाने किसने जारी की, सिकंदर शाह लोदी ने जारी की थी। आपसे पूछेगा किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, सिकंदर लोदी ने दे दिया था। देखिए नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर थे उसकी मूर्ति को तोड़ दिया था, ठीक है, और कसाई को दे दिया था मांस तौलने के लिए, ठीक है, सिकंदर लोदी ने किया था। ऐसे ऐसे इतिहास सुनने को मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब रखना है। अब इतिहास तो इतिहास है, चला गया जो चला गया। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों का मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया, तो सिकंदर लोदी ने लगा दिया। देखिए सिकंदर लोदी ने क्या किया कि मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन लगाया, ये लगाया सिकंदर लोदी। ये सवाल पूछता है हूबहू। देखिए सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद जो ग्रंथ थे उसका जो है किस नाम से अनुवाद करवाया था, तो ये करवाया था, जानते हैं, फरहंगे बोलते हैं इसे, और बिंदु लगाते हैं तो फरहंगे, ठीक है, सिकंदरी जो है नाम से एक अनुवाद करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा, ठीक है। सिकंदरी लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी बना था। तो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी अगर पूछे लोदी वंश का, तो इब्राहिम लोदी बना था, जो कि 1517 से याद रखिएगा 1526 ईस्वी तक रहा था। अगर आपसे पूछे, चलिएगा, तो देखिए किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, तो देखिए पंजाब का शासक जो दौलत खान लोदी है, दौलत खान लोदी को तो पंजाब का शासक था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने ये बाबर को आमंत्रित किया कि आइए भाई इब्राहिम लोदी को हराइए, लोदी वंश को समाप्त कीजिए, ये था, ठीक है। तो ये समझ जाइए, लास्ट में इन लोग से भी लड़ेगा वो बाबर आगे चल के, है ना। तो इसी को पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ, क्योंकि 1526 माना जाता है पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526। तो याद रखिएगा ये डेट जो है मेंशन सही आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा उसको हम बता देंगे। तो याद रखिएगा 1526 में क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1526 यहाँ आंकड़े देते हैं लेकिन ये आंकड़े सही नहीं होते, 1526 ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया, तो याद रखिएगा 1498 में आया था। तो समझिए उसी के समय आना शुरू हो गया था जब दिल्ली सल्तनत का अंतिम आने लगा, समझ जाइए, मतलब दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब अंत आने लगा एक तरह से ना। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था, तो राणा सांगा था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए दिल्ली के सुल्तान में से किसने तिमूर शासक जो मिर्जा जो शाहरुख है, शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार कर लिया, तो खिज्र खान ने स्वीकार कर लिया था। आपसे और सवाल पूछेगा कि कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी ही लिखा करता था गुलरुखी के नाम से। किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया है, तो सिकंदर लोदी का मकबरा में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए बोलता है 2 गुंबदों का जो है प्रयोग कौन शासक करता था, सिकंदर लोदी करवाता था, ठीक है। आपसे और सवाल क्या बनता है कि किसने राज्य जो है प्रथा को अफगान
शैली पर स्थापित किया तो बहलोल लोदी ने किया था। तो ये पूछेगा अफगान शैली पर स्थापित करवाने का श्रेय जाता है बहलोल लोदी को। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा खुसरव शाह था। तो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक पूछेगा तो याद रखिएगा खुसरव शाह था, ये पूछता है। लोदी वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम लोदी था। तो आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली जो है दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अगर पूछे तो खुसरव शाह और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका था? तो बहलोल लोदी का था। मतलब ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हूँ और ज़्यादा ही छोटा हूँ, बीच में रहना चाहता था, मध्यम। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है, आप जानते ही हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का जो है स्थापित हो गया था। अमीरों का महत्व अपने चरम उत्कर्ष पर किस वंश के शासनकाल में था? तो लोदी वंश में ही था, आप जानते हैं अमीरों का महत्व था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है, जो कि हम पढ़े थे। आपसे पूछेगा 13वीं सदी के सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है? खान होता है। सल्तनत जो काल है के दौर, जो सल्तनत काल के तौल जो होते हैं, तौल की सबसे छोटी इकाई थी क्या? रति। रति जो होती थी वो तौल की सबसे छोटी इकाई बोली जाती थी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे विजय एवं प्रांतीय राज्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले चलिए हम इसमें पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सल्तनत का निर्माण कार्य, निर्माणकर्ता अवस्थान, ये ज़रूर पूछेंगे। देखिए डेट इसके आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री है तो आंकड़े क्लियर नहीं देते हैं। आंकड़े जो क्लियर दिए हैं मैंने बता दिया है, जो आंकड़े क्लियर नहीं हैं वो मैंने भी बता दिया है। तो अभी तक तो आंकड़े जो था मैंने बता दिया है। तो चलिए, तो निर्माण क्या क्या हुआ, निर्माणकर्ता कौन है, स्थान कहाँ कहाँ है? तो जैसे देखिए कुबुत उल इस्लाम मस्जिद बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और दिल्ली में बनवाया था। तो चलिए थोड़ा फन के साथ बनाते हैं। तो हम चलते हैं, आज हमको घूमने का मन कर रहा है मस्जिद, और जितने भी बनाए गए हैं जो पुराने इतिहासकार हैं उनको बनाया गया है, जो बनाए हैं अपने हाथों से, अपने मतलब शासकों से, अपने सेनाओं से बनवाए हैं, उसके बारे में और स्थान घूमने चलते हैं। तो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा निर्माण होगा। तो सबसे पहले चलिए दिल्ली चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले हम पहुंचेंगे कुबत उल इस्लाम मस्जिद देखने। तो कुबत उल जब मस्जिद पहुंचेंगे तो निर्माणकर्ता का नाम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक है तो कहाँ है? दिल्ली पहुंचे हुए हैं ना, तो दिल्ली में चले गए। अब दिल्ली में ही और भी बात करते हैं। तो दिल्ली में अगर चलते हैं तो कुतुब मीनार को घूमेंगे जरूर। कुतुब मीनार को अगर घूमेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का बनाया हुआ आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो पूरा करवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुब मीनार को शुरू करवाया था, पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश का। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश का, जो कि हम चलेंगे तो दिल्ली घूमेंगे तभी इसको देखेंगे। अब 2.5 दिन की झोपड़ा के लिए अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया था, जो कि अजमेर में है, दिल्ली में नहीं है, याद रखेंगे। तो आपको अजमेर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अजमेर जाना पड़ेगा। अब देखिए इल्तुतमिश का मकबरा की बात करें तो इल्तुतमिश खुद बनवाया, क्योंकि इल्तुतमिश का मकबरा है भाई। तो हम चलेंगे दिल्ली। अगर चलेंगे सुल्तानगढ़ी का मकबरा की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और ये भी चलेंगे दिल्ली घूमने। तो दिल्ली में तो भाई बहुत सारे मकबरे हैं, कैसे बोलते हैं कि नहीं है, घूमने चाहिए दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछे इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है तो याद रखिएगा इल्तुतमिश बनाया है और दिल्ली में बनाया है। सुल्तानगढ़ी की बात करें, सुल्तानगढ़ी की मकबरा की बात करें, इल्तुतमिश ने बनवाया है और दिल्ली में ही ये भी बनवाया गया है। आपसे पूछेगा लाल महल, तो लाल महल आप जानते हैं बहुत अच्छे से, गयासुद्दीन बलबन बनवाया था और दिल्ली में ही बना है लाल महल। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बनवाया और दिल्ली में ही बनवाया था, ये आप भी जानते हैं। और देखिए जमात खान मस्जिद की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाया था और दिल्ली में ही बनवाया है, ये भी आप जानते हैं। हजार स्तंभ की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाया है और दिल्ली में ही बनवाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उखा मस्जिद की बात करें तो उखा मस्जिद जो है मुबारक खिलजी बनवाया था, जो कि बयाना में बनाया था। तो बयाना भाई एक अलग अपवाद में आ गया है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली में बनवाया है। दिल्ली चाहिए, बहुत सारा चीज़ घूमने को मिल जाएगा। तुगलकाबाद की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, और कहाँ करवाया था, स्थान बताइए, तो दिल्ली में ही करवाया था।
जहां पना नगर की अगर स्थापना की बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने किया था, जो कि दिल्ली में करवाया था। आदिलाबाद किला की अगर बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने करवाया, दिल्ली में करवाया। सोच रहे हैं दिल्ली में करवाया, सब दिल्ली में बनाया क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने बनवाया था। आदिला किला तो जान गए। अब चलिए 12 खम्बा की बात करें तो 12 खम्बा की अगर स्थापना की बात करें, फिरोज शाह तुगलक का नाम जाता है, जो कि दिल्ली में इसका भी स्थान है, दिल्ली में बनाया गया था। फिरोज शाह का मकबरा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में ही बनवाया था, ये भी श्रेय जाता है। कोटला फिरोज शाह की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में ही बनवाया था, ये भी जाता है। और भी सवाल बनता है, कुछ ए शिकार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में ही बनवाया था। तेलंगानी का मकबरा अगर पूछे तो जुना शाह खानिज जहां ने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। अगर आपसे पूछे खिड़की मस्जिद की बात करें तो जुना शाह ने खानिज जहां ने बनाया था, जो कि दिल्ली में ही बनवाया था। और पूछ रहे आपसे कला मस्जिद की बात करें तो जुना शाह खानिज जहां ने बनाया था, दिल्ली में ही बनवाया था। अगर आपसे पूछे मुबारक सैयद जो है, सैयद का मकबरा कहाँ है, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में ही बनवाया था। अब बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था, बहलोल लोदी का मकबरा और दिल्ली में बनवाया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी बनवाया था सिकंदर लोदी का, और कहाँ है तो दिल्ली में है। और मोठ मस्जिद देख रहे हैं, मोठ मस्जिद जो है मियाँ मुआ ने बनवाया था और दिल्ली में ही बनवाया था। तो आपसे अगर मान लीजिए दिल्ली सल्तनत का अगर महल पूछते तो एक अजमेर आपको छोड़ के ना, अजमेर और बयान दो ही तो जो है मस्जिद जो है आपको छोड़ना होगा। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा को खाली आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपका खाली अजमेर में है, नहीं तो सब तो दिल्ली में ही है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, और इसका PDF मैं दे दूंगा। अब इसमें ये मैं तो पढ़ा चुका हूँ जो कि पद जिसका है। अब देखिए डेट का जो है ना क्लियर जो है, बहुत फाइनली क्लियर नहीं किया हुआ है, सबका अलग अलग आंकड़े, इसमें अलग आंकड़े दिए हुए हैं कि कब से कब तक शासन किया था। तो यहाँ तक 1226 तक ही शासन दिया हुआ है इसमें, है ना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। ये मेरा अंतिम था, ख़त्म हो गया, जो कि मैं पढ़ा दिया। अगर जहाँ पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका भी आंसर दे दूँगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कि कहाँ पर आंसर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कुंवर सिंह का जो है आप लोग को डाउट था, मैंने क्लियर किया है। 9 मई और या 26 अप्रैल दोनों में से एक देगा, जिसमें बिहार सरकार 26 अप्रैल माना है, तो चलिए 26 अप्रैल हम मानेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। और जल्द ही आने वाला है आपका नया वीडियो, बस वेट एंड वॉच करें। 2 दिन में मिडिल हिस्ट्री खत्म करेंगे, इकोनॉमिक्स जो चल रहा है चलेगा, और करंट अफेयर जो चल रहा है बिहार का वो चलता रहेगा कंटिन्यू। मेरे पे बिहार का करंट अफेयर चलेगा, जल्द ही राजस्थान भी चलेंगे, झारखंड का भी चलेगा, सारे स्टेट का कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द करूं। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब रहे तो मैं शिक्षकों का व्यवस्था करता रहूंगा। जय हिंद जय भारत।